एवरीवन, आई एम सुहानी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोबी, जहां हम पढ़ेंगे बायोलॉजी। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर जिसका नेम है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें कितने टॉपिक्स दिए हुए हैं। तो इस चैप्टर में टोटल हमें 8 टॉपिक्स दिए हुए हैं, जिसमें इस पहला जो टॉपिक है हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, फिर है यूरिन फॉर्मेशन यानी कि यूरिन कैसे बनेगा वो देखेंगे, फिर फंक्शन ऑफ ट्यूबल्स का क्या फंक्शन है वो समझेंगे, फिर मैकेनिज्म ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट देखेंगे, फिर है नेक्स्ट हमारा रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, फिर हम देखेंगे मीसुरेशन क्या होता है, एंड फिर देखेंगे रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रिएशन के अंदर अदर ऑर्गन्स का क्या रोल होता है, और कुछ डिसऑर्डर्स देखेंगे एक्सक्रिएटरी सिस्टम से रिलेटेड। ओके, तो ये चैप्टर हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसमें हम जानेंगे कि आखिर हमारी बॉडी किस तरीके से जो है एक्सक्रीटरी जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको एलिमिनेट करती है। ओके, तो सबसे पहली बात कि जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स के अंदर जो है वो क्या करते हैं, अमोनिया, यूरिक एसिड, यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड कुछ आइंस होते हैं जैसे कि सोडियम आइंस, पोटेशियम, कैल्शियम, फॉस्फेट, सल्फेट। इस तरीके के जो सब्सटेंस होते हैं वो उसको एक्यूमुलेट करते हैं, और इन सब्सटेंस को जो है बॉडी से एलिमिनेट करना पार्शली और टोटली जो है हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। तो हम वही देखेंगे आखिर इन जो सब्सटेंस को हम किस तरीके से एलिमिनेट करेंगे, किस प्रोसेस से होगा, क्या मैकेनिज्म होगा, उनके अंदर जो है हमारे कौन से ऑर्गन्स काम में आएंगे, और उनसे रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर्स के बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट होता है जिसमें अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड आता है। तो अमोनिया की अगर हम बात करें तो अमोनिया सबसे टॉक्सिक होता है, मोस्ट टॉक्सिक होता है, और इसको एलिमिनेट करने के लिए हमें मोर वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। यही अगर हम यूरिक एसिड की बात करें तो यूरिक एसिड हमारा लिस्ट टॉक्सिक होता है, और इसको जो एलिमिनेट करने के लिए हमें जो है लेस वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, अब इसी के साथ हमें कुछ टर्म्स के बारे में जानना है, जो है हमारा एमनोटेलिक क्या होता है कि प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया। जिस प्रोसेस में अमोनिया को एक्सक्रीट किया जाता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं एमनोटेलिक कहते हैं, जिसके एग्जाम्पल होते हैं हमारे बोनीफिशियस, एक्वेटिक एम्फीबियंस और एक्वेटिक इंसेक्ट्स। अगर यही हम यूरोटेलिक की बात करें जिसमें क्या होता है, एक्सक्रीट होता है यूरिया, जिसमें यूरिया को एक्सक्रीट किया जाता है, जिसके एग्जाम्पल्स में आ जाते हैं हमारे मैमल्स, टेरिस्ट्रियल एम्फीबियंस और मैराइन फिशेस। फिर आ जाता है हमारा यूरिकोटेलिक, ये था यूरियोटेलिक, और ये हमारा यूरिकोटेलिक जिसके अंदर एक्सक्रीट होता है नाइट्रोजनस वेस्टेज एज ए यूरिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ पैलेट और ए पेस्ट, यानी कि पैलेट और पेस्ट के फॉर्म में जब हमारा जो यूरिक एसिड जो है हमारा एक्सक्रीट होता है, उसके अंदर मिनिमम लॉस ऑफ वाटर, पानी का जो लॉस है वो बहुत ही मिनिमम होता है, उसे हम यूरिकोटेलिक कहते हैं, जिसके एग्जांपल्स आ जाते हैं हमारे रेप्टाइल्स, हमारे बर्ड्स और लैंड स्नेल्स और हमारे इंसेक्ट्स आ जाते हैं। अब नेक्स्ट हम कुछ वेराइटीज़ ऑफ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स की बात करें कि हमें जो कुछ स्ट्रक्चर जो है डिफरेंट एनिमल्स में देखने को मिलते हैं, जैसे कि सिंपल जो ट्यूबुलर है वो हमको इनवर्टिब्रेट्स में देखने को मिलेगा, किडनी जो है वो हमको वर्टिब्रेट्स में देखने को मिलेगी, प्रोटोनिफेरिडिया और फ्लैम सेल जो होती है वो हमको प्लेटीहेल्मिन्थेसिस में देखने को मिलती है, जिसके एग्जाम्पल्स में आ जाते हैं फ्लैटवर्म हमारा और हमारा प्लेनेरिया। फिर आ जाता है हमारा नेफ्रिडिया जो कि हमको अर्थवर्म एनिलिडाज में देखने को मिलेगा, जो कि मेंटेन फ्लूइड एंड आयनिक बैलेंस को भी मेंटेन करता है। फिर मेल्फिगियन जो है हमको इंसेक्ट्स में देखने को मिलेगा, जिसके एग्जांपल्स में आ जाते हैं हमारे कॉकरोच, जो कि ऑस्मो रेगुलेशन का भी काम करती है। फिर आ जाता है हमारा एड्रिनल ग्लैंड, और जिसको हम ग्रीन ग्लैंड कहते हैं, जो कि हमको प्राउंस में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये कुछ एक्सक्रीटरी जो स्ट्रक्चर्स थे, वेराइटीज़ थी उनकी, वो हमको डिफरेंट जो एनिमल्स में देखने को मिल रहा था। ओके, इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक, जिसका नेम है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या जो चीज़ें मिलकर एक ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को क्रिएट करती है, तो हमारी 4 चीज़ों से जो है हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम बनता है: किडनी, यूट्रस, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। अब हम इससे थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि किडनी क्या है। किडनी जो होता है वो हमारा रेडिश ब्राउन बीन शेप का होता है, जो कि सिचुएटेड होगा कहाँ पर, बिटवीन द लास्ट थोरेसिक एंड द थर्ड ल्यूमिनर वर्टिब्रा के वहाँ पर सिचुएटेड होगा। इसकी लेंथ की बात करें तो ये 10 सेंटीमीटर होता है, विड्थ जो होती है इसकी 5 to 7 सेंटीमीटर की होती है, थिकनेस इसकी 2 to 3 सेंटीमीटर होता है, और इसका जो वेट होता है वो 120 से लेकर 170 ग्राम होता है। ओके, इसी किडनी में अगर हम आगे देखें तो एक हाइलम होता है, हाइलम जिसको हम बोलते हैं टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ इनर कॉन्केव सर्विस ऑफ किडनी इज ए नॉट कॉल्ड ए हीलियम, यानी कि किडनी के अंदर की तरफ सेंटर में एक इनर कॉन्केव सरफेस होता है, उसे हम क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं, जो कि थ्रू यूरेटर और ब्लड वेसल्स एंड नर्व में क्या होता है हमारा एंटर होता है।
फिर नेक्स्ट आ जाती है हमारी रेनल पेल्विस। रेनल पेल्विस क्या होती है कि इनर टू हाइलम, हाइलम के अंदर एक ब्रॉड फनल शेप स्पेस होता है विद प्रोजेक्शंस के साथ में, जिस प्रोजेक्ट्स को हम कैल्सियस कहते हैं उसको हम क्या कहते हैं, रेनल पेल्विस हम उसको कहते हैं। ओके, अब किडनी जो होता है उसकी जो है हमारे आउटर कॉर्टेक्स होती है और एक इनर मेडुला होती है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा कॉलम्स ऑफ बर्टनी। कॉलम्स ऑफ बर्टनी क्या होता है कि कॉर्टेक्स एक्सटेंड इन बिटवीन मेडुलरी पिरामिड्स एज ए रेनल कॉलम्स, यानी कि जो एक्सटर्नल जो हमारी जो कॉर्टेक्स थी वो क्या होगी, एक्सटेंड होगी। कॉर्टेक्स जो है हमारी क्या होगी, एक्सटेंड होगी इन बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड्स जो होती है हमारी किडनी के अंदर, उसके अंदर एक्सटेंड होती है एज ए रेनल कॉलम, जिसको हम कॉलम्स ऑफ बर्टनी हम कहते हैं। किडनी जो होती है 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स उसके अंदर प्रेजेंट होती है। एक किडनी के अंदर 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे, जिसको हम क्या कहेंगे, नेफ्रॉन कहेंगे, जो कि इसका फंक्शनल यूनिट होता है। अब ये नेफ्रॉन्स जो होता है इसके अंदर ग्लोमेरुलस होती है और रेनल ट्यूब्यूल होती है। ग्लोमेरुलस क्या है, जो कि टफ ऑफ कैपिलरीज होती है, यानी कि बहुत सारी कैपिलरीज का गुच्छा जिसको हम ग्लोमेरुलस कहेंगे, जो कि फॉर्म्ड होती है किससे, एफेरेंट एट्रियोल से बनती है। किससे, एफेरेंट एट्रियोल से। ये बहुत ही मेन है हमारे लिए कि वो किससे बनती है, एफेरेंट एट्रियोल से बनती है। ब्लड फ्रॉम ग्लोमेरुलस जो होता है बाय एफेरेंट एट्रियोल जो है वो ले जाया जाता है, यानी कि जो ब्लड होगा ग्लोमेरुलस से जो ले जाएगा वो होगी हमारी इफेरेंट एट्रियोल, और जो ग्लोमेरुलस जिसमें कैपिलरीज है वो हमारी है एफरेंट एट्रियोल। रेनल ट्यूब्यूल की बात करें, जो डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बाउमन्स कैप्सूल भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा मेल्फिगेंट बॉडी, या फिर जिसको हम रेनल कैप्सूल कहते हैं, जो कि ग्लोमेरुलस प्लस बाउमन्स कैप्सूल, यानी कि ये जो ग्लोमेरुलस है और जो बाउमन्स कैप्सूल है इन दोनों को मिला के ही क्या बोला जाता है, मेल्फिगेंट बॉडी बोला जाता है। प्रॉक्सिमल कोवेलेंट ट्यूब्यूल पीसीटी, ये क्या होता है कि ट्यूब्यूल जो होता है हाईली कॉइल्ड एक नेटवर्क होता है। ये जो ट्यूब्यूल होता है एक हेयरपिन शेप का होता है, जिसको हम इसमें हेनलेस लूप होता है, जिसके अंदर भी दो लिम्स होते हैं, एक होता है डिसेंडिंग लिम्ब और एक होता है हमारा असेंडिंग लिम्ब, ठीक है। हेनलेस लूप में दो लिम्स है हमारे, डिसेंडिंग लिम्ब और एक है हमारा असेंडिंग लिम्ब। एक बार हम इनको एनसीईआरटी के डायग्राम से देख लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे रेनल पेल्विस है, ठीक है। रेनल पेल्विस के जो बाद में आगे आ जाती है हमारी कॉलम्स ऑफ बर्टनी, जिसके अंदर हमारे एक्सटेंड हो रही थी मेडुलरी पिरामिड एज ए रेनल कॉलम्स। रेनल कॉलम्स जो बन रही थी हमारी मेडुलरी पिरामिड जो है यही हमारी क्या है, क्या कहलाती है, जिसमें हमारे रेनल कॉलम्स भी है देखने को। ये जो बड़े बड़े जो पिरामिड जैसे दिख रहे हैं ये हमारी क्या है, मेडुलरी पिरामिड्स है, और इनके बीच में कुछ कॉलम्स है, इसको हम क्या कहते हैं, रेनल कॉलम्स हम इसको कहते हैं। और इनको ही हम क्या कहते हैं, इन साथ में अगर हम इसको बोला जाए तो इसको कॉलम्स ऑफ बर्टनी इसको कहा जाता है। ओके, फिर हमने पढ़ा था क्या, ग्लोमेरुलस हमने पढ़ा था। ये जो नेफ्रॉन्स है ये हमारा एक नेफ्रॉन है, इस नेफ्रॉन में क्या है, ग्लोमेरुलस होता है और हमारा क्या होता है, रेनल ट्यूब्यूल्स होती है, ठीक है। ग्लोमेरुलस जो होता है उसके अंदर हमारी क्या होती है, एफेरेंट एट्रियल होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, टफ ऑफ कैपिलरीज जो है हमारी ये हमारी एफेरेंट जो है एट्रियोल है, और इससे जो ब्लड ले जाती है वो होती है हमारी एफेरेंट एट्रियोल, ठीक है। ये हमारा ग्लोमेरुलस है जिसके अंदर हमारे एफेरेंट एट्रियोल है, और इससे जो ब्लड ले जाएगी वो है हमारी एफेरेंट एट्रियोल होती है। फिर हमने जो मेल्फिगेंट बॉडी पढ़ी थी उसमें हमने बोला था कि जो ग्लोमेरुलस है और हमारा जो बाउमन्स कैप्सूल होता है, बाउमन्स कैप्सूल जिसके अंदर ग्लोमेरुलस होती है, ठीक है, यानी कि ये जो बाहर वाला जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम कहते हैं बाउमन्स कैप्सूल। इसके अंदर जो है एफेरेंट एट्रियोल, जो कि हमारा क्या कहलाता है, दोनों मिला कि हमारा क्या कहलाएगा, मेल्फिगेंट बॉडी कहलाएगा। और इसी एफेरेंट एट्रियोल से जो ब्लड लेके जाएगा वो होती है हमारी एफेरेंट एट्रियोल होती है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा था पीसीटी, जिसको हम कह रहे थे, जो कि हाईली कॉइल्ड जो हमारा नेटवर्क था, जो कि इसी एफेरेंट एट्रियोल से आगे जाके यहाँ जो हाईली नेटवर्क बन रहा है इसी को कहा जाता है प्रॉक्सिमल कोवेलेंट ट्यूब्यूल, जिसको हम पीसीटी कहते हैं। फिर यहाँ से हेनलेस लूप बनती है, ये हमारी हेनलेस लूप है, जिसके अंदर एक लिम्ब जो होती है वो हमारी डिसेंडिंग लिम्ब होती है, जिसके अंदर ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, और असेंडिंग लिम्ब जिसमें नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ ब्लड होगा, एफेरेंट एट्रियोल में ब्लड आएगा, ब्लड से ये हमारी इफेरेंट से होती हुई जाएगी प्रॉक्सिमल कोवेलेंट ट्यूब्यूल यानी कि पीसीटी में, पीसीटी से जाएगी ये डिसेंडिंग लिम्ब में, और डिसेंडिंग लिम्ब से जाएगी ये असेंडिंग लिम्ब पे, ठीक है। ओके, तो ये वही है जो अभी मैंने बोला कि एफेरेंट एट्रियल से हमारा कहा जा रहा था, ग्लोमेरुलस से लेके जा रहा था एफेरेंट एट्रियल में, फिर वो पीसीटी में गया और फिर वो हेनलेस लूप में गया। हेनलेस लूप के बाद में क्या होगा, हेनलेस लूप के बाद वो जाएगा डिस्टेंट कोवेलेंट ट्यूब्यूल, और उसके बाद चला जाएगा वो कलेक्टिंग डक्ट के अंदर।
तो ये जो हमारी पीसीटी थी, इस पीसीटी में जाने के बाद में क्या होगा, इस पीसीटी के बाद में ये हमारा कहा जाएगा डिस्टल कोवैलेंट ट्यूब्यूल में हमारा आ जाएगा। और इस जो कि यहाँ पर होती है डिस्टल कोवैलेंट ट्यूब्यूल, और इससे हमारी ये जो कलेक्टिंग डक्ट है इसके अंदर जो है हमारा ब्लड आ जाएगा। ओके अब है मेल्फिगेन कैप्सूल, पीसीटी और डीसीटी। हमारा मेल्फिगेन कैप्सूल क्या है वो देख लिया था हमने, पीसीटी क्या है वो भी देख लिया, डीसीटी क्या है वो भी देख लिया, जो कि सिचुएटेड है कहाँ पर, कॉर्टिकल रीजन ऑफ किडनी, किडनी की कॉर्टिकल रीजन में जो है हमारी ये चीज़ें प्रेजेंट होती है। ओके हेनलेस लूप जो है वो कहाँ सिचुएटेड है, डीप्स इनटू मेडुला, यानी कि जो मेडुला हमने देखी थी किडनी के स्ट्रक्चर के अंदर, उस मेडुला के अंदर हमारी हेनलेस लूप प्रेजेंट होती है। टू शॉर्ट्स टू लूप हेनले होती है, जो कि उसको हम लिटल इनटू मेडुला, यानी कि वो जो मेडुला के थोड़े ही अंदर जाती है उनको हम क्या कहते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहेंगे। और कुछ लॉन्ग हेनलेस लूप होती है जो कि पूरी अंदर मेडुला तक अंदर जाती है, उसको हम जुसेक्टा मेडुलरी कहते हैं। यानी कि जो हमने ये किडनी का जो स्ट्रक्चर देखा था, इसमें ये बताया गया है कि हमारा जो कॉर्टिकल रीजन है किडनी का, यानी कि ये जो कॉर्टिकल रीजन है, यहाँ देखो लिखा है कॉर्टेक्स, ये जो कॉर्टिकल रीजन है, इस कॉर्टिकल रीजन में हमारे मेल्फिगेन कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी जो है इस नेफ्रॉन की, और ये नेफ्रॉन क्या है, इस नेफ्रॉन जो है इसी किडनी के अंदर जो हमारे प्रेजेंट होती है, मिलियंस जो नेफ्रॉन्स है इसमें प्रेजेंट होती है, उसी नेफ्रॉन्स के अंदर हमारा मेल्फिगेन कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी होती है। और ये सब हमारी किडनी में कहाँ दिखेगी, हमको कॉर्टेक्स रीजन में देखने को मिलेगा। और हेनलेस लूप जो है, ये जो मेडुला बनी है, जो मेडुलरी पिरामिड से, इस मेडुला पिरामिड्स के अंदर जाएगी, डीप्स इनटू मेडुला के अंदर जाएगी। लेकिन अब ये जो हेनलेस लूप है उसमें हमने पढ़ा कि कुछ छोटी होती है और कुछ बड़ी होती है, जो छोटी होती है वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहलाएगी, ठीक है, और जो बिल्कुल लंबी होती है जो कि पूरी अंदर तक चली जाती है मेडुला के, उसको हम जुसेक्टा मेडुलरी हम जिसको कहते हैं। तो ये हमारा पहला जो टॉपिक था हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसको तो हमने समझ लिया कि किस तरीके से हमारा सिस्टम है और क्या क्या उनके नेम्स हैं वो देख लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा यूरिन फॉर्मेशन, ठीक है। अब देखेंगे कि आखिर यूरिन हमारा किस तरीके से बनता है, ठीक है। तो हमारी बॉडी में जो कुछ भी ट्रांसफ़र हो रहा है थ्रू द ब्लड हमारी ही ट्रांसफ़र हो रहा है, तो हमारा जो यूरिन है वो भी इसी ब्लड से फिल्टर्ड होके निकलेगा। ओके तो फिल्ट्रेशन किस तरीके से होगा, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होगा, फिर यहाँ रीएब्जॉर्प्शन होगा और सिक्रेशन होगा। ये 3 प्रोसेस में हमारा यूरिन जो है बनेगा। किस तरीके से देखते हैं हम, सबसे पहले देख लेते हैं कि 1100 से 1200 ml जो है ब्लड फिल्ट्रेट करती है किडनी पर मिनट, यानी कि 1 मिनट के अंदर जो है हमारी किडनी कितना ब्लड फिल्टर कर देती है, 1100 से 1200 ml का जो ब्लड है वो फिल्टर कर देती है। तो सबसे पहले हम समझते हैं हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो है किस तरीके से होता है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो होता है वो होता है हमारे फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर की वजह से। किसकी वजह से, ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर की वजह से जो ये फिल्ट्रेशन होता है। और ये जो फिल्ट्रेशन होता है थ्रू 3 लेयर्स के थ्रू होता है, यानी कि इस ग्लोमेरुलर जो है हमारी कैपिलरीज है इनके बीच में जो होती है हमारी लेयर्स होती है, जिन लेयर्स का नाम होता है एंडोथीलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन और हमारा एपिथीलियम। ओके और इन दोनों के बीच की जो एक लेयर होती है ना, बिटवीन द बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड एपिथीलियम, इनके बीच में एक एपिथेलियल सेल्स ऑफ बाउमन्स कैप्सूल होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, पोडोसाइट्स कहते हैं, जो कि क्या हो जाती है, अरेंज हो जाती है इन द इंट्रिकेट मैनर के अंदर जो है वो अरेंज हो जाती है। उसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे कुछ स्पेस आ जाता है, मिनट स्पेस वहाँ पर जो आ जाता है, और उस स्पेस को हम क्या कहते हैं, फिल्ट्रेशन स्लिट या फिर हम स्लिट पोर भी हम जिसको कहते हैं। इसकी वजह से होगा कि जो ब्लड होगा वो हमारा फिल्ट्रेट होगा सो फाइनली थ्रू दिस मेम्ब्रेन्स दैट ऑलमोस्ट ऑल द कंस्टिट्यूट ऑफ द प्लाज्मा एक्सेप्ट द प्रोटीन्स, यानी कि प्रोटीन्स को छोड़ के जो हमारा प्लाज्मा जो है उसके जो कंस्टिट्यूट होते हैं हमारी प्लाज्मा के, वो सब हमारे क्या हो जाएंगे, इस मेम्ब्रेन से फाइनली फिल्ट्रेट हो जाएंगे ऑन टू द ल्यूमेन ऑफ बाउंस कैप्सूल के अंदर, ठीक है। देयरफॉर इट इज़ ए कंसिडर एज ए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, इसलिए इस जो प्रोसेस को है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हम इसको कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही फाइनली तरीके से जो है हमारा यह फिल्ट्रेट होता है। लेकिन याद रखना एक्सेप्ट प्रोटीन को छोड़कर जो अभी हमारे प्लाज्मा क्या है जो हमारे ब्लड में ही होता है, प्लाज्मा की जो कंस्टिट्यूट है वो हमारे अच्छे से फाइनली जो है यहाँ पर फिल्ट्रेट हो जाते हैं। ओके इसके बाद यह एक चीज़ आती है जिसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जो कि क्या होता है, अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म बाय किडनी पर मिनट, यानी कि एक पर मिनट के अंदर जो किडनी कितना अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट जो है वो बना लेती है, उसी रेट को हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट हम जिसको कहते हैं, जो कि कितनी होती है हमारी 125 ml पर मिनट होती है और 180 लीटर पर डे, यानी कि एक पूरे डे के अंदर 180 लीटर जो है वो हमारा ब्लड जो है हमारा क्या करती है, फिल्ट्रेट कर देती है।
ओके अब ये जो GFR है यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट जो है कैन एक्टिवेट हो सकती है JG सेल्स जो कि रिलीज़ करती है हमारी रेनिन, यानी कि जो हमारी GFR जो है हमारी यानी कि जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट थी वो हमारी एक्टिवेट जो हो सकती है किससे, हमारी जो एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेचर्स जो था हमारा वो एक स्पेशल सेंसिटिव रीजन होता है फॉर्म बाय सेलुलर मोडिफिकेशन, ठीक है। उसकी वजह से वह क्या होता है, वह रिलीज़ करती है, वो एक रेनिन जो है रिलीज़ करती है। जो रेनिन क्या करेगी, वो स्टिमुलेट करेगी ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो को, जो हमारा ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो है उसको जो क्या करती है वो स्टिमुलेट करती है। इससे फिल्ट्रेट पर डे जो होता है हमारा 180 लीटर होता है। यूरिन जो है हमारा कितना निकलता है, 1.5 लीटर जो है हमारा यूरिन निकलता है, ठीक है। तो ये था हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हमारा ये था। इसके बाद नेक्स्ट हमने देखा था रीअब्जॉर्प्शन और उसके बाद हम देखेंगे सिक्रेशन। तो रीअब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि 99% ऑफ फिल्ट्रेट जो है रीअब्जॉर्ब बाय द रेनल ट्यूब्यूल्स। तो हमारा जो रीअब्जॉर्प्शन है वो हमारा दो तरीके से होगा, एक्टिवली और पैसिवली, जिसमें एक्टिवली में हमारा ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और सोडियम आइंस, और पैसिवली में जो हमारे नाइट्रोजनस वेस्ट और रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जो हमारा पैसिवली होता है। ओके तो हमने ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन देख लिया और रीअब्जॉर्प्शन देख लिया। अब हम देखते हैं सिक्रेशन किस तरीके से होता है। तो हम पढ़ रहे थे यूरिन फॉर्मेशन, जिसमें हम देखना है कि ड्यूरिंग द यूरिन फॉर्मेशन ट्यूबुलर सेल्स जो है हमारी सिक्रिएट करती है क्या, जैसे कि H+ आइंस, पोटेशियम आइंस एंड अमोनिया, जो कि क्या करेगी, हेल्प करेगी मेंटेनेंस ऑफ आयनिक एंड एसिडिक बेस बैलेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड के आयनिक और एसिडिक बेस बैलेंस को जो मेंटेनेंस करने का काम करती है। ओके तो इसी के साथ हमारा जो सेकंड जो टॉपिक था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद जो हमारा थर्ड टॉपिक है वो है हमारा फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल्स, यानी कि जब हम ट्यूब्यूल्स हमने जो पढ़ी थी, जैसे कि हमने PCT यानी कि प्रॉक्सिमल कोवेलेंट ट्यूब्यूल, DCT और हेनलेस लूप और कलेक्टिंग डक्ट्स, ये जो ट्यूब्यूल्स हमने पढ़ी थी इनका जो फंक्शन है वो हम क्या है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉक्सिमल जो है हमारी कोवेलेंट ट्यूब्यूल कहाँ थी वो तो हमने देख लिया NCERT के डायग्राम से। अब देखते हैं इसका फंक्शन क्या है। तो जो ये होती है लाइन बाय सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर इपीथीलियम से ये बनी हुई होती है। किससे, सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर इपीथीलियम। ये क्या है, ये है जब हम एक टिश्यू वाला जब चैप्टर है हमारा स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन वाला, उस वाले चैप्टर में हम इन टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा ये सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर क्या है। अभी आपको यही ध्यान रखना है कि जो प्रॉक्सिमल कोवेलेंट ट्यूब्यूल जो होती है हमारी वो कैसी होती है, वो लाइन होती है बाय सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, जो कि क्या करती है, सरफेस एरिया जो है फॉर रीअब्जॉर्प्शन के लिए इंक्रीज कर देती है। ओके 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं H2 जो है वो हमारे रीअब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं। मेंटेन करती है pH एंड आयनिक बैलेंस को बाय सिक्रेशन, कुछ सिक्रेट भी करती है जैसे कि H+ आयन, अमोनिया और पोटेशियम, जो कि हमारे क्या करते हैं, फिल्ट्रेट करते हैं। और एब्जॉर्ब करती है किसको, HCO3- जो है हमारे आयंस को एब्जॉर्ब करती है, और सिक्रेट करती है क्या, H+ आयंस और अमोनिया और पोटेशियम आयंस। फिर आ जाती है हमारी हेनलेस लूप जिसमें हमने असेंडिंग लिम्ब डिसेंडिंग लिम्ब पढ़ा था। वही हेनलेस लूप जो है हमारी क्या करती है, मेंटेन करती है हाई ऑस्मोलैरिटी ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। जो हमारा मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो होगा उसकी ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने का काम इसी हेनलेस लूप का होता है। और यही हेनलेस लूप जो हमने पढ़ी थी, लॉन्ग होती है, छोटी होती है, एक लंबी होती है और एक छोटी होती है। जो हमारी छोटी हो रही थी जिसको हमने कॉर्टिकल नेफ्रॉन बोला था, और जो हमारी लंबी हो रही थी जिसको हम ज़िक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन हम कहते थे, जो कि पूरी हमारी जो मेडुला थी उसके अंदर पूरी डीपली वो जाती थी। ओके ये क्या करेगा, इसमें रीअब्जॉर्प्शन कम होगा असेंडिंग लिम्ब में, और डिसेंडिंग लिम्ब जो होगा प्रीमेबल होती है वाटर के लिए और इम्प्रीमेबल होती है इलेक्ट्रोलाइट के लिए। और यही हमारी असेंडिंग लिम्ब जो होती है वो हमारी इम्प्रीमेबल होती है वाटर के लिए, लेकिन अलाउ करती है इलेक्ट्रोलाइट के लिए। अब ये प्रीमेबल इम्प्रीमेबल क्या है, जब हम इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे तब हमको समझ में आएगा कि ये वाटर का प्रीमेबल इम्प्रीमेबल क्या होता है, ठीक है। अभी के हमको यहाँ फंक्शन के अंदर हम इसको याद रखना है कि डिसेंडिंग लिम्ब का जो फंक्शन है वो हमारा प्रीमेबल होती है वाटर के लिए और इम्प्रीमेबल है इलेक्ट्रोलाइट के लिए, यानी कि वाटर जो है इसमें आ सकते हैं उसके लिम्ब में, लेकिन हमारे इलेक्ट्रोलाइट नहीं आ सकती। यही असेंडिंग की बात करें तो वो उसका ही उल्टा है। ओके इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा डिस्टल कोवेलेंट ट्यूब्यूल, जिसको हम DCT कहते हैं, जो कि क्या करती है, रीअब्जॉर्प्शन होता है यहाँ पर किसका, सोडियम का, वाटर का और HCO3 का जो यहाँ पर क्या होता है,
रीअब्जॉर्प्शन होता है और सीक्रेट करती है। क्या सीक्रेट करती है? हमारा एक हाइड्रोजन आइंस, पोटेशियम आइंस एंड हमारा अमोनिया जो मेंटेन है पीएच मेंटेन करने के लिए एंड सोडियम पोटेशियम बैलेंस इन ब्लड के अंदर सोडियम पोटेशियम के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए ये चीज़ें ये सीक्रेट करती है। ठीक है, इससे पहले जब हमने पीसीटी पढ़ा था, पीसीटी में हमने देखा था सिक्रेशन हो रहा था किसका? H+ का ही, आयंस का, अमोनिया का ही और पोटेशियम का ही सिक्रेशन हो रहा था। यहाँ पे भी वही होगा। ठीक है, और यहाँ पे भी रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है हमारा किसका? HCO3- का, जो कि हमारा किस में हो रहा था? पीसीटी के अंदर भी हो रहा था। फिर नेक्स्ट बात करते हैं कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट जो था वो क्या करता है? लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्जॉर्व, सबसे ज़्यादा जो वाटर रीअब्जॉर्व होगा वो हमारी कलेक्टिंग डक्ट में होगा, जहाँ पे क्या होगा? प्रोड्यूस होगा कंसंट्रेशन यूरिन, यानी कि हमारा जो मोटिव है यहाँ पर यूरिन को एक्सट्रैक्ट करना। तो उस यूरिन में से जितना काम की चीज़ें हमारी हो सके, जितने आयंस हमारे लिए ज़रूरत हो, वाटर हमारे लिए जो ज़रूरत है उसको रख के उस बाकी को जो यूरिन है हमारा वेस्टेज है उसको जो है एकदम कंसंट्रेट करके जो है हमारी बॉडी से आउट कर दिया जाए, जो कि क्या करेगी? अलाउ पैसेज ऑफ स्मॉल अमाउंट यूरिया इनटू द मेडुलरी इंटरस्टिशियम, जो कि अलाउ करेगी कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया वापस से मेडुलरी इंटरस्टिशियम में। और क्या करती है? मेंटेन पीएच एंड आयनिक बैलेंस, और सिक्रेट करती है क्या? H+ और हमारा पोटेशियम आयन, यानी कि हमारा हाइड्रोजन और पोटेशियम आयन जो है हमारे सब में ही जो है सिक्रेट हो रही है। ओके, तो इसी के साथ हमारा जो थर्ड टॉपिक था फंक्शन जो थे हमारे ट्यूबल्स की हमने वो जान ली, लेकिन ये किस तरीके से काम आते हैं वो हम मैकेनिज्म में समझेंगे। तो हमारा अगला जो टॉपिक है वही है हमारा मैकेनिज्म ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ फिल्टरिंग, कि आखिर ये किस मैकेनिज्म से काम हो रहा है। जो हमारा हेनलेस लूप है और हमारा जो वासा रेक्टा है, ठीक है, हेनलेस लूप जो है जिसमें हमारा फ्लो फिल्ट्रेट होता है, और जिसमें वासा रेक्टा जिसमें हमारा फ्लो ऑफ ब्लड होता है, यानी कि ब्लड जिसमें फ्लो होती है वो होती है वासा रेक्टा, और जिसमें हमारा फिल्ट्रेट जो जिसमें फ्लो हो रहा होता है वो होता है हमारा हेनलेस लूप, जो कि क्या कौन से मैकेनिज्म से होते हैं? तो उस मैकेनिज्म का नाम होता है काउंटर करंट। और इससे बहुत ही क्वेश्चन आते हैं। ये 11th का है, तो 11th में इससे एग्ज़ाम में फिर 5 नंबर का जो है इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें आपको डायग्राम जो है इसमें बनाना पड़ता है और इस पूरे मैकेनिज्म को समझाना पड़ता है। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक बार फिर से देख लेते हैं हम कि वासा रेक्टा क्या है और हमारी हेनलेस लूप क्या है। तो ये हमने नेफ्रॉन पढ़ा था। नेफ्रॉन क्या था? हमारा किडनी के अंदर था। उसी किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन है, उसी नेफ्रॉन के अंदर हमारा क्या है हमारा एक वासा रेक्टा है। जो ये येलो वाला है वो हमारा वासा रेक्टा है, और जो इसके जो रेड वाला है जिसके अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है, रेड जो कैपिलरीज दिख रही है वो हमारी वासा रेक्टा है, और जो येलो है जिसके अंदर हमारा फिल्ट्रेट फ्लो हो रहा है वो हमारी हेनलेस लूप होती है, जो कि हमारी 2 तरीके की होती है, वो पढ़ चुके हैं। तो ये काउंटर करंट मैकेनिज्म से जो हमारा काम करता है। तो इसमें बेसिकली होगा ये कि जो NaCl जो होगा वो ट्रांसपोर्टेड होगा किसमें? असेंडिंग लूप ऑफ हेनलेस लूप, यानी कि जो असेंडिंग लूप था हमारा हेनली लूप का, असेंडिंग जिसके अंदर क्या होता है हमारा नीचे से जो है हमारा ऊपर जाता है, ठीक है, बढ़ता हुआ असेंडिंग जो होता है बढ़ता हुआ, उसके अंदर हमारा NaCl का ट्रांसपोर्ट होगा और एक्सचेंज होगा किसका? डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। एक्सचेंज कहाँ पर होगा? डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा के साथ जो है वो क्या करेगा? एक्सचेंज होगा, और यही NaCl जो है हमारा रिटर्न टू वापस असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेस इंटरस्टिशियम में आ जाएगा, और यूरिया जो है वो हमारा एंटर होता है किसमें? असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेस लूप के अंदर, और ट्रांसपोर्ट बैक टू इंटरस्टिशियम जो कि हमारे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में आ जाएगा। तो इसको हम एक बार NCERT से समझते तभी आपको समझ में आएगा कि यह हो ये रहा है कि जो ग्रेडियंट है, सबसे पहले जो ग्रेडियंट हो रहा है मेनली कॉज्ड हो रहा है किसकी वजह से? NaCl और यूरिया की वजह से। ठीक है, NaCl जो है इसमें हमने पढ़ा कि ट्रांसपोर्ट होगा असेंडिंग लिम्ब से, असेंडिंग लिम्ब हेनले लूप के असेंडिंग लिम्ब से, और एक्सचेंज होगा किसके साथ? डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? वासा रेक्टा और हमने जो है लिम्ब जो है हमारी असेंडिंग डिसेंडिंग उनको अलग कर दिया। ये हमारी वासा रेक्टा है जिसके अंदर हमारा ब्लड फ्लो होता है, और हमारी जो ये हेनलेस लूप है जिसके अंदर हमारा फिल्ट्रेट जो है हमारा फ्लो होता है। ओके, अब ये जो है ऊपर की तरफ जाती हुई इसमें दिखा रहा है, तो यानी हमारा ये क्या है? असेंडिंग है, और ये हमारा नीचे की तरफ जाता हुआ यानी कि डिसेंडिंग है। ऐसे ही हमारा जो हमारा हेनलेस लूप है इसके अंदर ये हमारा डिसेंडिंग है, और ये हमारा क्या होता है? असेंडिंग होता है। ओके, तो यह बोला है कि NaCl जो है हमारा क्या होगा? सबसे पहले वो असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेस लूप में क्या होगा? ट्रांसपोर्ट होगा, यानी कि असेंडिंग यानी कि ये वाला इसके अंदर जो है NaCl ट्रांसपोर्ट होगा, और वासा रेक्टा के अंदर डिसेंडिंग वाले के अंदर जो है इसका क्या होगा? एक्सचेंज होगा। ठीक है, विच इज़ एक्सचेंज बाय असेंडिंग लिम्ब ऑफ
वासा रेक्टा, ठीक है। तो यहाँ तो जा रहा था ये असेंडिंग में और इधर जाएगा ये डिसेंडिंग में। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा कि NaCl इज रिटर्न इनटू द इंटरस्टिडियम ऑफ असेंडिंग पोर्शन ऑफ वासा रेक्टा, और एस डिसेंडिंग से ये वापस से किस में आ जाएगा, असेंडिंग वाले में आ जाएगा। सिमिलरली स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया एंटर हो जाएगा किसके अंदर, हमारा असेंडिंग लिम्फ के अंदर ऑफ हेनलेस लूप। हेनलेस लूप के असेंडिंग लिम्फ में आ जाएगा कुछ यूरिया। इससे क्या होगा हमारा, द अबाउट डिस्क्राइब ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस फिल्ट्रेट बाय स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ हेनलेस लूप एंड वासा रेक्टा। इन दोनों का एक स्पेशल अरेंजमेंट है और उसी को हम क्या कहते हैं, काउंटर करंट मैकेनिज्म कहते हैं। और दिस मैकेनिज्म हैव टू मेंटेन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इन द मेडुलरी इंटरस्टिडियम, ठीक है। तो मेनली क्या है, ये अपोजिट में कुछ इस तरीके से काम कर रहा है। तो आपको बस इतना ही याद रखना है कि ये काउंटर करंट मैकेनिज्म से फ्लो होगा, जिसके अंदर असेंडिंग में क्या जा रहा है और डिसेंडिंग में क्या जा रहा है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। ओके, इसके बाद क्या होगा कि प्रेजेंस ऑफ सच इंटरस्टिशियल ग्रेडियंट, यानी कि जो इंटरस्टिशियल ग्रेडियंट जो था हमारा, वही क्या करेगा, हेल्प करता है इन ईजी पेसेज ऑफ वाटर फ्रॉम द कलेक्टिंग ट्यूबुल, देयर बाय कंसनट्रेटिंग जो फिल्ट्रेट है यानी कि यूरिन है हमारा, वो हमारा क्या हो सके, कंसनट्रेट हो सके। और ह्यूमन किडनी जो है प्रोड्यूस करता है यूरिन नियरली 4 टाइम कंसनट्रेट देन द इनिशियल फिल्ट्रेट फॉर्म, यानी कि इनिशियली जो हमारा फिल्ट्रेट बनता है ना, ह्यूमन किडनी जो है प्रोड्यूस करता है यूरिन नियरली 4 टाइम, यानी कि उसको 4 टाइम कंसनट्रेशन करके जो है उसको फिल्ट्रेट करके निकालती है हमारी किडनी, ठीक है। तो इतना लेवल का जो है इसमें वहाँ पर क्या होता है, फिल्ट्रेशन हमारा होता है। तो बेसिकली हमारे से जो है क्वेश्चन आएगा वो यही आएगा कि ट्रांसपोर्ट NaCl किस में हो रहा है, असेंडिंग में, डिसेंडिंग में, या और यूरिया किस में हमारा जो है हमारा जा रहा है, असेंडिंग में या डिसेंडिंग में। यहाँ से ही हमारा क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आपने इन 3 जो पॉइंट्स को अगर समझ लिया तो आपके लिए काउंटर करंट मैकेनिज्म में ईजी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, यानी कि इन किडनी फंक्शन को जो रेगुलेट करने का काम है वो किससे होता है, तो रेगुलेटेड बाय हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म से जो है ये रेगुलेट होता है। ओके, एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड जो होता है वो क्या करेगा, यानी कि बहुत ज़्यादा जब हमारा ब्लड लॉस हो जाएगा तो एक्टिव ऑस्मो रिसेप्टर्स एक्टिव हो जाएंगे जो कि स्टिमुलेट करते हैं हाइपोथैलेमस को, और उसके स्टिमुलेट होने से क्या होगा, रिलीज होगा क्या, ADH, जिसको हम कहते हैं एंटी ड्यूरेटिन हार्मोन, जिसको कहते हैं, जो कि वैसोप्रेसिन जो है हमारा हार्मोन रिलीज करता है। ओके, ये जो ADH जो होता है ये फैसिलिटेट करेगा, क्या करेगा, अगर इतना ब्लड लॉस हो गया तो करेगा क्या, ये वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करने लग जाएगा फ्रॉम ट्यूब्यूल से, ताकि प्रिवेंट हो हमारा डाययूरेसिस जो है हमारा, ताकि उससे प्रिवेंट हो सके। यानी कि जिस तरीके से हमारा ब्लड एक्सेसिव में लॉस होगा तो ये क्या होगा, हमारा हाइपोथैलेमस से जो है स्टिमुलेट होगा, जिससे ADH निकलेगा, वैसोप्रेसिन निकालेगा, और वो क्या करेगा, हमारा वाटर का रीअब्जॉर्प्शन चालू कर देगा हमारे ट्यूब्यूल में, यानी कि वहाँ से हमारा जितना मिनिमम वाटर जो है वापस, जितना मैक्सिमम जो है वाटर रीअब्जॉर्ब हो सके वो करने लग जाएगा। ओके, सेकेंड अगर हम बात करें, अगर हमारा इंक्रीज इन बॉडी फ्लूइड, अगर बॉडी फ्लूइड में हमारा इंक्रीज हो जाता है तो क्या होगा, तो ये क्या कर देगा, स्विच ऑफ कर देगा हमारे ऑस्मो रिसेप्टर्स को, ठीक है। पहले लॉस हो गया था तो हमारा एक्टिव कर दिया था, अब ज़्यादा हो गया तो उसको स्विच ऑफ कर देगा, ताकि क्या करेगा, रिलीज करके ADH ही कंप्लीट फीडबैक। और ADH कैन अफेक्ट किडनी, ये किडनी को भी अफेक्ट करती है। इससे क्या होगा कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, और ब्लड प्रेशर बढ़ने से हमारा क्या होगा, जो हमारी GFR जो हमारी रेट थी हमारी, वो भी हमारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ओके, तो हमारा जो JGA जो होता है वो भी हमारा प्ले करता है एक इम्पॉर्टेंट जो है हमारा रेगुलेटरी रोल जो प्ले करता है। ये क्या होता है कि जब इसमें जो हमारा GFR जो होता है हमारा जब कम हो जाता है तो ये हमारी जो JG जो सेल्स होती है वो हमारी क्या हो जाती है, एक्टिव हो जाती है, और क्या रिलीज़ करती है, रेनिन रिलीज़ करती है, जो कि क्या करेगी, विच कन्वर्ट एंजियोटेसिनोजन इन ब्लड टू एंजियोटेसिनोजन फर्स्ट एंड फर्दर एंजियोटेसिनोसिन सेकंड में जो है ये हमारी क्या होगी, कन्वर्ट हो जाएगी। इससे होगा कि जो हमारा जो एंजियोटेसिनोजन सेकंड जो होगा, जो कि एक पावर वैसो कंस्ट्रक्टर होता है, वो क्या करेगा, हमारा इंक्रीज कर देगा ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर को, देयरफॉर हमारा जो है हमारा GFR वो भी हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और एंजियोटेसिन सेकंड जो था वो क्या करता है, एक्टिव कर देता है हमारे एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स को भी जो ये हमारा क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, जिससे हमारा एल्डोस्टेरोन जो है निकलता है। ये एल्डोस्टेरोन जो होता है ये क्या करता है, रीअब्जॉर्प्शन कर देता है हमारा Na+ का एंड वाटर का फ्रॉम द DCT। ये DCT क्या थी हमारी,
जो हमारे डिस्टल पार्ट ऑफ ट्यूबुल था हमारा, वो DCT था, वहाँ से हमारा रीअब्जॉर्प्शन करने लग जाता है। इससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और हमारा GFR जो है हमारा वो भी इंक्रीज हो जाता है। तो दिस कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म इज जनरली नॉन एज ए रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, इसको हम कहते हैं। इसलिए हम यहाँ क्या कहेंगे कि रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म जो हमारा यही होता है, जिसमें रेनिन रिलीज होता है, ठीक है, जिसमें हमको एंजियोटेंसिनोजन और इस एड्रेनल कॉर्टेक्स जिसमें एल्डोस्टेरोन जो निकला है उसके बारे में हमको बताना होगा। ओके, तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। इसके बाद हमारा 6 टॉपिक आ जाता है जिसका नाम है मिस्यूरेशन। मिस्यूरेशन क्या होता है? मिस्यूरेशन यानी कि हमारा जो यूरिनरी ब्लडर है, ये जो यूरिनरी ब्लडर है इसमें फाइनली होगा क्या, अल्टीमेटली इसके पास ही जो है हमारे यूरिन फॉर्म्ड होंगे बाय द नेफ्रॉन्स, इस अल्टीमेटली कैरिड आउट इन द यूरिनरी ब्लडर। इसी यूरिनरी ब्लडर में जो हमारा यूरिन आएगा, इकट्ठा होगा, इस यूरिनरी ब्लड से किस तरीके से जो हमारा यूरिन जो है रिलीज होगा वो हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे स्टोर हो गया वॉल्यूमेंट्री सिग्नल्स जो है इज गिवन बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। CNS से जो है कुछ जो है यहाँ से रिसेप्टर्स जाएंगे, ये सिग्नल्स जो है इनिशिएट होते हैं बाय, कैसे इनिशिएट होंगे ये सिग्नल्स, स्ट्रेचिंग ऑफ द यूरिनरी ब्लडर, यानी कि जैसे हमारे यूरिनरी ब्लडर में यूरिन जो है फुल तरीके से भर जाएगा तो उसकी जो वॉल होगी हमारी ना, वो कैसे होगी, स्ट्रेच होने लग जाएगी। उन पे रिसेप्टर्स होंगे जो कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या देंगे, सिग्नल देंगे। वो क्या करेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे हमारे क्या जाएगा, सिग्नल जाएगा, वहाँ से मोटर मैसेज आएगा। मोटर मैसेज से क्या होगा कि हमारी जो स्मूथ मसल है इसकी ब्लडर की, ये क्या करने लगेगी, कॉन्ट्रैक्शन करने लगेगी। इसके कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा, हमारा जो ब्लडर है यानी यूरिनरी ब्लडर है वो क्या करेगा, रिलैक्सेशन ऑफ ए यूरिथ्रस पिंचर जो है उसको रिलैक्स करेगा और हमारा यूरिन जो है हम बाहर निकालेंगे और अब हम क्या करेंगे, हमारा यूरिन जो है पास आउट कर देंगे, ठीक है। न्यूरल मैकेनिज्म को क्या कहा जाता है, मिस्यूरेशन कहा जाता है। मिस्यूरेशन रिफ्लेक्स इसको हम कहते हैं। और एवरेज जो यूरिन जो पर डे निकलता है वो 1 से लेकर 1.5 लीटर पर डे यूरिन जो है हम रिलीज़ करते हैं। ओके, तो यूरिन की बात करें तो यूरिन कैसा होता है, जो हम रोज़ ही देखते ही होंगे, हमने देखा ही होगा कि यूरिन जो होता है वो हमारा कैसा होता है, येलो कलर का होता है, वाटरी फ्लूइड होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है, pH इसका 6 होता है और कैरेक्टराइज्ड एक ऑर्डर होती है उसके पास, है ना। और एवरेज जो होता है वो उसमें 25 से लेकर 30 ग्राम जो होता है और यूरिया पर डे जो हमारा निकलता है। ओके, इसके बाद हमारा ये जो टॉपिक है कंप्लीट हुआ। इसके बाद आ जाता है हमारा टॉपिक रोल्स ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन, यानी कि एक्सक्रीशन के अंदर दूसरे ऑर्गन्स का क्या रोल है, ठीक है। सिर्फ किडनी ही क्या हमारा रोल प्ले करती है एक्सक्रीशन में, ऐसा नहीं है। हमारे लंग्स, हमारे लीवर्स और हमारे सीबेशियस ग्लैंड जो है ये भी हमारे ऑर्गन्स है जो कि एक्सक्रीशन का काम करती है। किस तरीके से, लंग्स जो होती है वो रिमूव करती है CO2 को एक्सक्रीट कर रही है, हमारी CO2 को बाहर फेंक रही है, ठीक है। तो वो भी हमारा क्या कर रही है, एक एक्सक्रीशन का काम करती है। लीवर जो कि सिक्रीट करती है बाइल कंटेनिंग सब्सटेंस, जो कि अल्टीमेटली क्या करेगी, पास आउट अलोंग विद डाइजेस्टिव वेस्ट के साथ जो कि निकलता है, तो ये भी एक तरीके का एक्सक्रीशन में हमारे को हेल्प करती है। फिर आती है हमारी सीबेशियस ग्लैंड जो कि स्वेट, जो कि पसीना हमारा निकालती है, वाटरी फ्लूइड जिसको हम कहते हैं, जिसमें NaCl होता है, यूरिया होता है, लैक्टिक एसिड होता है, ठीक है। इसलिए जो पसीने से जो है हमको इतनी स्मेल आती है, ठीक है। तो वो क्या होता है हमारा अल्टीमेटली जो हमारे स्टेरॉल्स और हाइड्रोकार्बन्स और हमारा जो वैक्सेस थ्रू द सीबम जो हमारे निकलता है, जो हमारा ऑयल है जो हमारी स्किन से निकलता है, ठीक है, जिसमें हमारी स्किन में सीबेशियस ग्लैंड है जिसके थ्रू निकलता है। तो इस तरीके से ये भी हमारी क्या करती है, एलिमिनेशन करती है, एक्सक्रीशन का काम करती है, ठीक है। तो ये 3 तरह की जो है हमारे अदर ऑर्गन्स जो है हमारे एक्सक्रीशन का काम करते हैं। इसके बाद हमारे इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है उसमें आ जाते हैं हम, जो कि है डिसऑर्डर्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे कि यूरेनिया जो होता है जिसके अंदर एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड, यानी कि ब्लड के अंदर हमारा यूरिया का एक्यूमुलेशन हो जाता है, इसकी वजह से हमारी किडनी जो है हमारी फेलियर हो जाता है, ठीक है। इससे हेमोडायलिसिस करते हैं। हेमोडायलिसिस यूरिया कैन रिमूव बाय प्रोसेस, जिस प्रोसेस से यूरिया को रिमूव किया जाए उसको कहते हैं हेमोडायलिसिस, जिसमें ब्लड जो होता है ड्रेन फ्रॉम ए कन्वीनियंट आर्टरीज इज पम्प्ड इनटू द डायलिसिस यूनिट, जिसको हम आर्टिफिशियल किडनी कहते हैं, ठीक है। तो थ्रू द आर्टिफिशियल किडनी जो है हम इसका जो है इलाज करते हैं। आफ्टर एडिंग एंटीकोगुलेंट लाइक हेपेरिन जो है हम इसमें एंटीकोगुलेंट जो है हम इसमें डालते हैं, ठीक है। तो ये सब हमें अभी नहीं पढ़ना, फिलहाल के लिए हमको थोड़ी सी जानकारी इसके लिए लेनी है। फिर आती है हमारे रेनल फेलियर जैसी कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं। एक होता है रेनल कैलकुली, जिसके अंदर क्या होता है कि स्टोन्स हो जाते हैं, इनसॉल्युबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज साल्ट जो है फॉर्म्ड हो जाती है हमारी किडनी के अंदर, जिससे हमको रेनल कैलकुली हम जिसको कहते हैं, या जिसको हम सीधा हम बोला जाए तो हमारे स्टोन हो जाना,
ठीक है, हमारी किडनी में स्टोन हो जाती है, हमारी पथरी जिसको हम कहते हैं वो हो जाना, वो भी हमारा इसी एक्सक्रीटरी सिस्टम का ही डिसऑर्डर रहता है। फिर लास्ट आ जाता है हमारा ग्लोमेरुलोनेफ्रिटिस, जिसको हम कहते हैं इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुल ऑफ किडनी, यानी किडनी के जो ग्लोमेरुल थी उनमें इन्फ्लामेशन हो जाना, वो भी एक तरीके का डिसऑर्डर से, उससे भी हमको क्या होती है, एक डिजीज़ होती है। ठीक है, ओके। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर जो है यही कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, और आपको इस चैप्टर के जो नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स, इसी जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसमें लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसके नोट्स जो है आप देख सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। सो बाय एंड टेक केयर।